नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिजोरम को मिला नया तोहफा, बैराबी सैरांग रेल लाइन तैयार, कुतुब मीनार से ऊंचा पुल, ये मोदी करेंगे उद्घाटन। बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर की करतूत, इलाज के नाम पर 50,000 ऐसी, महिला की मौत। सिविल लाइन में सनसनी, युवती पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी का भांडाफोड़, बाबू ने शिक्षक से मांगे 10% कमीशन, ऑडियो वायरल, सस्पेंड। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मिजोरम देश का ऐसा राज्य है जहां रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ था। अब यहां के लोगों को ट्रेन का हॉर्न सुनाई देगा। संभवतः 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में बैराबी सैरांग रेल परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस परियोजना में कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं जो देश के नागरिकों का ध्यान खींचने का काम करेंगे। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रही है। सैरांग बैराबी रेल परियोजना 51.38 किलोमीटर लंबी लाइन है जो बांग्लादेश म्यांमार सीमा से जुड़ी है। इस रेल लाइन में 48 सुरंगें और कई पुल पुलिया शामिल हैं। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियरिंग के इस अद्भुत नमूने का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस रेल लाइन में कई खासियत हैं। उनमें से एक यह भी है कि यहाँ कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक पुल है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बैराबी सैरांग रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस परियोजना के विस्तार के तहत म्यांमार तक इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सैरांग रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा जहां से राजधानी एक्सप्रेस को सीधे दिल्ली, कोलकाता और अगरतला जैसे शहरों के बीच चलाया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित बैराबी सैरांग रेलवे लाइन परियोजना पूरी हो चुकी है। अब इस पर ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं। रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 51.38 किलोमीटर है। इसकी लागत 8,071 करोड़ आई है। इस सेक्शन पर 4 नए स्टेशन हारतुकी, कौनपुई, मुलखांग और सैरांग बनाए गए हैं। ये जो परियोजना है ये बैराबी से सैरांग का नया रेलवे लाइन का परियोजना है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से जोड़ती है। ये 51.38 किलोमीटर का जो लाइन है ये दुर्गम पहाड़ी इलाके में बनाया गया है। इसमें कुल 55 बड़े पुल है, 88 छोटे पुल है, 45 सुरंगें हैं और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि इस प्रकार के दुर्गम पहाड़ों के बीच से होते हुए ये रेल लाइन बनाई गई है। इसकी कुल लागत जो आई थी वो 8,071 करोड़ की थी। ये सन 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और अभी 11 साल बाद ये प्रोजेक्ट संपूर्ण हो चुका है और इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री ही बहुत जल्द करने वाले हैं। कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल, यह रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसमें कुल 48 सुरंगें जिनकी कुल लंबाई 12.8 किलोमीटर है, 55 बड़े और 87 छोटे पुल शामिल हैं। इस लाइन पर बना पुल संख्या 196 एक प्रमुख आकर्षण है। इसकी ऊंचाई 104 मीटर है जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। जी, ये जो पुल है ब्रिज नंबर 144 ये पूरे प्रोजेक्ट का ही नहीं पूरे देश का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है बेड लेवल से जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंची है। और इस प्रकार के अनेकों ब्रिज है। यहाँ 55 बड़े पुल है और इन बड़े पुल के कई ऐसे पुल है जिनकी ऊंचाई 90 मीटर 100 मीटर के जैसा है। तो ये एक अपने आप में मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वल हम इसको कह सकते हैं। बैराबी सैरांग का यही वो महत्वपूर्ण पुल है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। करीब 8,071 करोड़ की लागत वाली 52 किलोमीटर की परियोजना में ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जिसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल बताया जा रहा है। निश्चित रूप से
इस मार्ग में आने वाले रेल यात्री इस पुल को जरूर एक बार निहारेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि वे कुतुब मीनार से भी ऊंचे पुल पर सैर कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मिजोरम में इस रेल लाइन के बनने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही आसान और तेज होगी। इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मिजोरम में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय निवासी इस विकास से काफी उत्साहित हैं। Tourism and employment because of course if the travel expenses are cheaper, there are going to be more tourists in the state and it will boost tourism in the state of course, and also that will in turn help in developing or in the state economy. What is your name? बना यहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल है मिजोरम के लिए और इससे टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी, स्पोर्ट्स एंड अ लॉट एंड देन और यूथ के लिए भी एंड देन sports, and we want to thank the government of India for after 13th Prime Minister we have the Chuan Railway now. It will not only benefit Mizoram, but it will also benefit the Northeast as well. So we want to thank the government of India for it. अभी इस बार मिजोरम ने पहले बार रेल देखा है, मतलब भैरवी में तो था मगर इधर तक आइजोल का ब्रिज तक अभी ये पहले बार है। और तो इसका मतलब है कि बारिश बहुत है हमारा स्टेट में, तो ये रोड वेज बहुत खराब होता है। तो अभी तो वो डिफिकल्टी अभी हटा देगा ये रेलवे ने। अल्टरनेटिव रूट अभी आ चुका है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी मिला है। तो दिस विल बूस्ट द दिस वन डेवलपमेंट इन द स्टेट थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड इवन फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो। स्टूडेंट के लिए एयरपोर्ट है और रोड वेज था और अभी तो तीसरा ऑप्शन रेल रूट आ गया। यह रेल लाइन मिजोरम को सीधे असम के सिलचर और वहां के पूरे देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगी। रेल लाइन का म्यांमार तक विस्तार करने की योजना है, जिससे यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बन जाएगा। इस रेल मार्ग के निर्माण और मार्ग में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान है। ये जो भैरवी साइरंग रेल सेवा जो 52 किलोमीटर है, ये जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल उसको कनेक्ट करती है और जो हमारे 7 छोटे छोटे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में उनके कैपिटल को जोड़ने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट का जो प्लान है एक्ट ईस्ट प्लान के तहत, तो उसी का पार्ट है। और अगर हम इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल और हमारे छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करना चाहे तो हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत जो पार्ट आता है छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या उड़ीसा, ये रीजन सीमेंट फैक्ट्रीज और लोहे के लिए जाना जाता है। और ये जो परियोजना इतनी बड़ी है जिसमें बड़े 56 ब्रिज है और छोटे छोटे 88 ब्रिज है या जो टनल्स है, इसमें जो लोहा और सीमेंट लगता है ये देश के कई भागों से लाया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और जो यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिज देखा 144 नंबर का, जिसमें जो गर्डर्स लगे हैं उसके कुछ गर्डर्स फैब्रिकेशन का करके वहीं से लाए गए, छत्तीसगढ़ से लाए गए। प्रस्तावित योजना के तहत सैरांग रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन को आधुनिक भवन के साथ विकसित किया जाएगा। यहाँ वातानुकूलित लाउंज, होटल, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय और रिटायरिंग रूम होंगे। स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्पा और शॉपिंग सेंटर जैसी मनोरंजक और विश्राम की सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा स्टेशन में लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांग अनुकूल रैंप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और स्टेशन और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली का दिल और देश की धड़कन जुड़ने जा रही है आइजोल मिजोरम से। 13 सितंबर को 8,071 करोड़ रुपयों की लागत वाली भैरवी सारंग रेल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है जो न सिर्फ मिजोरम बल्कि देश के नागरिकों को आइजोल और इस
पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल से जोड़ेगा। निश्चित रूप से इस रेल परियोजना से मिजोरम और आइजोल को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। जो अब तक काफी मुश्किल तरीके से यहाँ लोग पहुँच पाते थे, अब बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे और यहाँ के मनोरम दृश्य को लोग लाभ ले पाएंगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री के प्रयासों का नतीजा है, जो उन्होंने 2014 में इसका भूमि पूजन किया था और 2025 में 23 सितंबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। यह परियोजना देश को समर्पित होने जा रही है। निश्चित रूप से यह परियोजना लोगों को आइजोल और इस मिजोरम से जोड़ने का बड़ा काम करेगी। मिजोरम के आइजोल से ग्रैंड न्यूज के लिए इरशाद अली। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। अब घरेलू उपयोग के साथ ही लोग व्यावसायिक उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। योजना के तहत ओम अग्रवाल ने अपने 2 घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। बर्तन बनाने और बेचने के अपने व्यवसाय के लिए भी उन्होंने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उपयोग के कारण बिजली की खपत काफी अधिक थी, जिसके कारण बिल भी काफी अधिक आता था। पहले घरेलू उपयोग के लिए उन्होंने 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया और इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, जो उनके पुत्र मुरली अग्रवाल के नाम पर है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पाद से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से राहत मिल रही है और उनके दोनों घरों का बिजली बिल काफी कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 3 लाख पड़ी, जिसके पे ऊपर हमें स्टेट और सेंटर से सब्सिडी भी प्राप्त हुई और उस प्लांट की कीमत लगभग 5 के आसपास पड़ी, जिसके ऊपर सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में ने भी दी और सेंट्रल गवर्नमेंट में दी। ये बहुत अच्छा प्लान है, इससे हमारे बिजली बिल बिल्कुल ख़त्म के बराबर हो गया है। जोन में मेरे यहाँ 13,500 कुल उपभोक्ता है, उसमें से घरेलू 10,000 है। इसमें से PM सूर्य घर के स्कीम के तहत हमारे लगभग 36 उपभोक्ता ने उसमें लाभ उठाया है। PM सूर्य घर योजना में 36 उपभोक्ताओं का मीटर लग गया है। ये क्या कुछ क्राइटेरिया है इससे सूर्य घर? PM सूर्य घर जो भी जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं सारे इसमें के लिए एप्लीकेबल है, सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें क्या कुछ निर्धारित है सब्सिडी के लेकर, कितने चार्जेस है? इसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 तक मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000। इसमें 3 किलोवाट तक में 78,000 और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत अभी तक 112 प्लांट लग चुके हैं PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत, जिसमें घरेलू कनेक्शन को जिनको लाभ दिया जाता है, और 105 सक्रिय रूप से चालू हो चुके हैं और 7 अभी चालू होने की प्रक्रिया में है, जिसको कि 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर चालू हो जाते हैं रूटीन में। और अभी PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन है उस पर 100 यूनिट बिजली जनरेट हो रही है और जिनकी खपत 200-300 यूनिट तक है। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने पर उनका बिल लगभग 0 की स्थिति में आ जाएगा। ये सब्सिडी की क्या प्रक्रिया है इसमें? PM सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट के प्लांट पे 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये। अधिकतम 78,000 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से है। वर्तमान में 1 किलोवाट पे 15,000 और 2 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी जो अभी प्रक्रिया में है वो भी बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में नई तकनीकें अब बड़ा बदलाव ला रही हैं। स्मार्टफोन और कीबोर्ड के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाई और जीवन कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बच्चों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों से यह जाना गया कि उन्हें पढ़ाई में कितना लाभ मिल रहा है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, हैप्टिक डिवाइस और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकें इन बच्चों के लिए पढ़ाई और जानकारी तक पहुंच आसान बना रही है। साथ ही स्पर्श संचार बोर्ड जैसे उपकरण उनके लिए संचार को भी सरल बना रहे हैं। इन तकनीकों के कारण बच्चे स्वतंत्र रूप से मोबाइल और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर पढ़ाई कर पा रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और समय प्रतिबंध, संचार जैसे जरूरी जीवन कौशल भी विकसित हो रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि कक्षाओं में डिजिटल और सुलभ शैक्षिक
सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और सभी बच्चों को बराबर का अवसर मिलेगा। राज्य स्तर पे छत्तीसगढ़ के ऐसे बच्चे जिनको देखने में असुविधा है, नियर अबाउट जो ब्लाइंड है, उनके लिए निमोरा में पहले ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत उन बच्चों को स्मार्टफोन के माध्यम से हम कैसे कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कैसे हम सुलभ बना सकते हैं, इस संदर्भ में पूर्व में प्रशिक्षण हो चुका था। उसी प्रशिक्षण की एक प्रकार से ये समीक्षा थी कि बच्चों ने इतने दिनों में अपने घर में इसको उपयोग करके कितना सिखाया करते। इस बैठक में आज रायपुर के भी अधिकारी शामिल होने वाले थे और एम जंक्शन कोलकाता की जो एक एनजीओ है जो इन बच्चों को सपोर्ट करती है वो भी आने वाले थे। पर जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रायपुर एयरपोर्ट में आज फ्लाइट का आना जाना बंद हो गया है, तो वो उपस्थित नहीं हो पाए, तो ऑनलाइन वो यहाँ से जुड़े हुए थे और सारे बच्चों ने पिछले प्रशिक्षण के बाद जितना कुछ सीखा है उनको यहीं से करके दिखाया। और कई तरह के उनके सवाल थे कि जब आपको स्मार्टफोन नहीं मिला था तो आपके पढ़ने में किस प्रकार की दिक्कत आती थी, जब आपको कीबोर्ड दे दिया गया तब आपको किस तरह से समस्या आपका सॉल्व हुआ है। और बच्चे ने बहुत ही पॉजिटिव ढंग से उनको बताया कि इजी रीडर के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे आज 17 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं, जिसमें बिलासपुर के, रायगढ़ के, मुंगेली के और शक्ति के 25 के शामिल हैं। इसमें बच्चों को जो है यहाँ पर एम जंक्शन और रायपुर हमारे समग्र शिक्षा के द्वारा कोलिब्रेशन से यहाँ पर आज मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि बच्चों को के द्वारा जो उन्होंने पढ़ा है अभी तक उससे पूछे हैं। प्रशिक्षण में हम बच्चों को यह दिए हैं कि जो इजी रीडर हैं, इजी रीडर में उनका बुक डाउनलोड कराया गया है समग्र शिक्षा और एम जंक्शन के द्वारा। उस इजी रीडर में पूरे पाठ्य पुस्तक बच्चों को उपलब्ध होते हैं। बच्चे उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं और कीपैड के माध्यम से उसी प्रश्न के उत्तर को लिखने की कोशिश करते हैं। बच्चे कीपैड अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ताकि अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा वो स्वयं से लिख सकें, इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने बच्चे ये बच्चे की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अभी फिलहाल हमारे जो क्या बोलते हैं संभाग, बिलासपुर संभाग में 17 बच्चे यहाँ पर हैं, उन बच्चों को हम लोग कोशिश करा रहे हैं। और बिलासपुर में हमारे 4 बच्चे हैं जिनको हम लोग अभी प्रयत्न करा रहे हैं कि इन बच्चों को हम लोग आगे उनकी शिक्षा में मदद कर सकें। अभी बच्चे 8वीं और 6वीं के बच्चे हैं, तो करीब उनके पास 2 साल का समय है, तो शायद अच्छे से प्रैक्टिस बच्चे कर सकते। नई तकनीकें दृष्टिबाधित और बहरे अंधे बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। अब जरूरत है कि इन तकनीकों को और व्यापक बनाया जाए ताकि हर बच्चा आत्मनिर्भर और शिक्षित बन सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद की ग्राम पंचायत सोठी पिपरानार से बड़ी खबर आ रही है। यहां अवैध कच्ची शराब और गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पंचायत ने प्रशासन से सहयोग मांगा है। ग्राम पंचायत सोठी पिपरानार की सरपंच नीमा वस्त्रकार ने कलेक्टर बिलासपुर को आवेदन देकर शिकायत की है कि गांव में खुलेआम कच्ची महुआ शराब और गांजा बेचा जा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में युवा और बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पंचायत की महिलाओं ने मिलकर नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है और अवैध कारोबारियों को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये अवैध कारोबारी अब महिलाओं को फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। पंचायत ने प्रशासन से अपील की है कि गांव में नशा मुक्ति अभियान को विभागीय सहयोग दिया जाए और अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध महुआ शराब के संबंध में गांजा बिक्री होता है, इसी संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। कहाँ आता है, कौन गाँव का मामला है? ग्राम सोठी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कहाँ परेशानी होते हो? और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चा मन भी ना एकदम नशा में हो गए है, वह स्कूल वाले मन भी और बड़े बुजुर्ग मन के पूरा गांव के महिला मन परेशान हो गए है पूरा। हमारे यहाँ अवैध शराब बहुत बना थे महुआ वाला और ऊपर से भट्टी वाला घलऊ बहुत जाते है। भट्टियों वाला बहुत कम से कम 25% भट्टी वाला दारू बेचा थे। महुआ दारू तो वाला पकड़ा था, फिर हम मन पूरा सही तरीका से पकड़ नहीं पाता है। एकरे ले कलेक्टर महोदय कर आए हैं मदद मांगे बा। हमार गाँव है बहुत रास्ता हो गया है, पूरा परिवार मन उजड़ा थे, सबके खुशी छीन गए पूरा। अब काला काला कहीं कहूँ के पूरा सोठी मोहल्ला में ना 60 मोहल्ला होते सोठी पंचायत में, 7 पाली है एकदम चूर है नशा में। शिकायत करे से पहले आओ। हम तो गए अभी नहीं गए हैं, अभी थाना में दे हैं सिपत में।
कलेक्टर ऑफिस आए कल एसपी ऑफिस घलो जाबो मदद मांगे बहा हमन ला कोई मदद नहीं मिल पाते है शराब लगातार ऊपर से हमन ला चैलेंज करत जाते गंदा गंदा गाली बक बक के वो दिन तो मारे ला दौड़े रही से चिन्नार मोहल्ला। हाँ गए थे ओहा आश्वासन दिए है के मदद करबो की के ता एके बार गए है बलाथन ता दूसरिया बार नहीं गए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक महिला की मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामला 24 अगस्त का है। मृतिका शिखा गुप्ता की तबीयत अचानक दोपहर करीब 2-3 बजे बिगड़ गई। परिवार वालों ने उन्हें नजदीकी डॉक्टर श्याम पटेल के क्लिनिक में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कर टाइफाइड होने की बात कही और 3 से 5 दिन की दवा दे दी। परिजनों का आरोप है कि दवा देने के बाद भी शिखा गुप्ता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बावजूद डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 50,000 रुपए भी ले लिए। लगातार तबीयत बिगड़ने के बाद महिला की मौत हो गई। मृतिका के परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से उनकी बहन की जान गई है और अब प्रशासन को न्याय दिलाना चाहिए। परिजनों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करेगा या पीड़ित परिवार को दर दर भटकने के लिए छोड़ देगा। मेरी बहन का तबीयत खराब हुआ है। मैं श्याम पटेल डॉक्टर के पास लेके गया हूँ और वो 4-5 दिन इलाज किया है। उसके बाद वो उनसे नहीं संभला है और हमको समझ में नहीं आया तो हम बिलासपुर लेके आए हैं और यहाँ लाने के बाद उनकी डेथ हो चुकी है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहता हूँ। इससे पहले भी वो इलाज इससे पहले भी वो 4-5 लोग के साथ ऐसा हो चुका है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कार्रवाई चाहते हैं अपन। मेरे दोस्त की सिस्टर का तबीयत खराब हुआ, उसका रीज़न जो है डॉक्टर श्याम पटेल है, जिसकी इलाज जो है गलत इलाज किया वो, इस कारण से सिस्टर की जो है डेथ हो गई है। और इससे पहले भी 3-4 पेशेंट वो देखा है और 2-3 में से भी डेथ हो गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि श्याम पटेल के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए। पैसा 50,000 रुपये पैसा जो है वो लेने के बाद ये बताया कि कंडीशन खराब है करके, उससे पहले ये बात का जिक्र नहीं किया था। शिकायत आप लोगों ने पहले कभी किए थे? इससे पहले नहीं, लेकिन अब हम करना चाहते हैं जो कि आज हमारे साथ हुआ है और कल को किसी और के साथ ना हो। इस पश्चात मैं तो चाहूँगा कि श्याम पटेल के ऊपर कार्यवाही की जाए। बिलासपुर में सड़क पर स्टंट, सनरूफ सेल्फी और बर्थडे जाम जैसे गैर कानूनी मामलों को लेकर हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि इन तीनों मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। सरकार के मुताबिक अभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके जब्त किए गए वाहनों को भी कोर्ट के आदेश पर वापस लौटा दिया गया है। इन सभी मामलों की अंतिम रिपोर्ट निचली अदालत में पेश कर दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग जारी रखने का फैसला किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी। बिलासपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका राजनांदगांव में हुए फिजिकल टेस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए 7 अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ताओं में से 4 अभ्यर्थियों का पहले ही चयन हो चुका था, फिर भी वे याचिका में शामिल थे। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलती है, ऐसे में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो। कोर्ट ने इन चयनित अभ्यर्थियों के जनहित याचिका दायर करने के मकसद पर सवाल उठाया और इसे गैर जिम्मेदाराना कदम मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अरपा नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का बड़ा खुलासा शनिवार शाम हुआ। नगोई के पास नगदहरा ग्राम में नदी के बीचों बीच चैन माउंटेन मशीन से रेत निकाली जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही समाज सेवी सचिन साहू ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और उत्खनन की पूरी हकीकत उजागर की। ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन की घटना स्थल से ही कलेक्टर बिलासपुर, SDM कोटा और वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी।
इस दौरान मौके पर मौजूद वाहन चालक वाहन लेकर भाग निकले। आरोप है कि बिना रॉयल्टी और अनुमति के क्रेन मशीन और ट्रकों से रेत का परिवहन किया जा रहा था। इसको लेकर समाज सेवी ने कई बार शिकायत की, लेकिन खनिज विभाग ने सिर्फ खाना पूर्ति कर मामला वहीं छोड़ दिया। इस बार समाज सेवी सचिन साहू ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि अवैध रेत खनन करने वालों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही खनिज विभाग की लापरवाही की भी जांच की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार अवैध खनन से गांव की सड़कों को नुकसान हो रहा है और नदी घाट की जमीन भी खतरे में पड़ रही है। इस विषय में खनिज निरीक्षक राजू यादव ने कहा कि शिकायत मिलने पर उनके द्वारा मौके में जाकर चैन मशीन और एक ट्रक को सील किया गया है। पूरा मामला रेत अवैध उत्खनन का मामला है। बेलगहना से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नगोई ग्राम पंचायत पड़ता है, जहां पर नगदहरा नामक एक स्थान है। वहां पे रेत का 150-200 हाईवा अवैध भंडारण किया गया था और उसके बाद उसमें जब कार्यवाही हुई तो उसको फाइन पटा के उसको रॉयल्टी पर्ची ले लिया गया। रॉयल्टी पर्ची लेने के बाद में खेल शुरू होता है खनिज विभाग और रेत माफियाओं का। उनको पुनः उसी का उनको दोहारना चाहिए था जिसपे हमको रॉयल्टी पर्ची मिला है, लेकिन वो चैन माउंटेन लगाकर डायरेक्ट नदी से ही रेत का वो परिवहन कर रहे थे। तो जब हमको ये बात पता लगी तो मैं और राकेश पांडे जो मेरे सहयोगी हम दोनों गए। जैसे ही मौके पर पहुंचे वहाँ 5-6 खाली हाईवा थी और एक भरा हुआ हाईवा था और चैन माउंटेन था। हमने मौके से ही कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और खनिज विभाग, एसडीओपी मैडम सारे लोगों को सूचना दी। सूचना देने के पश्चात लगभग 7:30 बजे हम लोग लगभग 4-5 घंटा वहाँ खड़े रहे और खनिज विभाग के जो निरीक्षक हैं राजू यादव जी वहाँ पहुँचे और लगभग 10:30 बजे तक कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर जो संजय यादव ग्राम करही कछार बेलगहने के पास का निवासी है, हमने ये प्रश्न उठाया कि क्या उस नगोई ग्राम पंचायत में कोई कोटवार या सरपंच नहीं मिला जिससे उसको अभिरक्षा में सुपुर्दनामा किया जा सके। 15 किलोमीटर दूर का व्यक्ति कैसे उसको सुपुर्दगी दी जा सकती है। तो क्योंकि ये पूरा मामला खनिज विभाग और रेत माफियाओं से मिला जुला है, इसलिए ये व्यवस्था हर जगह होती है। पहले अवैध भंडारण किया जाता है, फिर उनको रॉयल्टी पर्ची दी जाती है। ये पूरी व्यवस्था सांठ-गांठ के साथ संचालित होती है। तो मैं इसलिए यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ अधिकारियों से कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो खनिज माफियाओं के साथ संलग्न हैं, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जो झूठी शिकायत मेरे विरुद्ध की है, मेरे साथियों के खिलाफ, इनके खिलाफ FIR तत्काल होना चाहिए और तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा। मौके जांच में ग्राम वासियों द्वारा बताया गया है कि अरपा नदी क्षेत्र जो कि नगोई नगपुरा ग्राम में पड़ता है ग्राम पंचायत में, वहां से चैन माउंटेन मशीन के द्वारा उत्खनन करके हाईवा वगैरह के माध्यम से परिवहन किया जाता है। मौके जांच के दौरान जब हम यहाँ आए तो एक चैन माउंटेन जो कि नंगदरहा कच्चा रोड में पाया गया। ग्राम वासियों द्वारा उसके संबंध में फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह प्रस्तुत किए गए। उसके साथ ही एक हाईवा है जिसका वाहन क्रमांक CG042519 है, उसके माध्यम से परिवहन किया जाना बताया गया। ग्राम वासियों द्वारा जब दोनों वाहन का जांच किया गया तो हाईवा वाहन में रेत के परिवहन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं पाया गया। हमने भी वाहन जांच किया, उसमें भी किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। तो ग्रामवासियों के कथन अनुसार और जांच के उपरांत उस दोनों वाहन को सीलबंद किया गया है। हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर हाईवा खोंगसरा टाटी धार के रास्ते मध्य प्रदेश तक रेत पहुंचाने का काम करते हैं। केयूची सीमा पर लगे बैरियर के कर्मचारियों की सेटिंग से यह सब हो रहा है। उसी तरह आवास के नाम से रेत को ऊंची कीमतों में बेचा जाता है। फिलहाल मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और खनिज विभाग इस पर क्या कदम उठाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के नीचे एक पान ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ बैठी एक युवती के साथ दो युवकों ने अभद्र व्यवहार किया। जब पास खड़े एक युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर लौट आए। इस बार उन्होंने युवती से झगड़ा किया और उसके ऊपर हाथ में रखा पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश की। इस हमले में युवती की हथेली में मामूली चोट आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस गंभीर घटना के संबंध में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आईसीआईसीआई बैंक के पास एक पान ठेला है, जहां पर एक युवती अपने भाई के साथ सामान का विक्रय कर रही थी। तभी एक युवक जो उसके पूर्व परिचित का था वहां पर आया और किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई और जिस पर पास खड़े करने युवक के द्वारा उसे वहां से इस युवक को भगाया गया और जिस पर युवक बाद में पुनः आकर अपने साथ पेट्रोल रखकर युवती के ऊपर आग लगाने की कोशिश की गई, जिस पर युवती का हाथ जख्मी हुआ है। युवती को सामान्य चोटें आई हैं हाथ में, हथेली में, और युवती का इलाज किया जा रहा है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके विरुद्ध सख्त विधान। कोरबा में रहने वाले 4 रिकवरी एजेंट्स ने तारबहार थाना क्षेत्र में स्थित रिलायबल कंपनी के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले रिकवरी एजेंट्स ने कंपनी के 1 से 1.5 लाख रुपए की रिकवरी राशि जमा नहीं की थी। जब कंपनी के मालिक ने कोरबा जाकर उनसे पैसे जमा करने को कहा तो एजेंट्स ने गाली गलौज करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने तारबहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और आगजनी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कंपनी के मालिक का आरोप है कि इन एजेंट्स ने रिकवरी का पैसा जमा करने के बजाय उनके साथ बदसलूकी की और फिर देर रात कोरबा से आकर कंपनी के दफ्तर में आग लगा दी। क्या पूरी घटना? ये घटना हमारे रिलायबल ऑफिस में हुई है। कलेक्शन का काम होता है यहाँ पे। वो हमारे पुराने एम्प्लॉय से कुछ धोखाधड़ी का मामला था उनका। करीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए का उन्होंने गबन किया हुआ था और अभी हमारा 7 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। उसके बाद इन्होंने बीती रात 12:30 बजे रात को यहाँ पर आकर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है, जिससे हमारा पूरा गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका खबर हमको मकान मालिक ने दिया तो हम आके ले देके आग पे काबू पाया है। तो इस घटना की शिकायत थाने में कितने आरोपी? इस घटना की शिकायत 4 आरोपियों के नाम से थाने पे की गई है, तारबहार थाना में, जिसमें से 2 लोग को तो कल आज गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 फरार घूम रहे हैं। उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने एक अहम आदेश में आईसीआईसीआई बैंक को ग्राहक का 20,000 रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही बैंक को मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने का भी आदेश दिया है। दरअसल खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के अकाउंट से 27 जुलाई 2018 को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 20,000 रुपए निकाल लिए गए थे। ग्राहक ने तत्काल इसकी शिकायत बैंक से की, लेकिन बैंक की ओर से समय रहते खाते को फ्रीज नहीं किया गया। ग्राहक की शिकायत सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि बैंक ने अपनी सेवाओं में गंभीर लापरवाही की है। आदेश में कहा गया कि बैंक को 45 दिन के भीतर रकम लौटानी हो गई। फोरम के अध्यक्ष अनंत कुमार सांखला और सदस्य पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने अपने आदेश में साफ कहा कि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, इसलिए मुआवजे की भरपाई बैंक को करनी होगी। ये मामला 2018 का है। एक व्यक्ति को बैंक के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, आईसीआईसी बैंक में उसका अकाउंट है, कि आपके अकाउंट से 20,000 रुपये की कटौती हुई है। अगर आपने किसी प्रकार का विड्रॉल नहीं किया है तो बैंक को सूचित करें। उसने तुरंत अपना बैंक को सूचित किया कि मैंने किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार का निकासी नहीं किया है, तो मेरा ये जो खाता है उसको या एटीएम है उसको ब्लॉक किया जाए। बाद में उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि पेटीएम के माध्यम से उसके खाते से 20,000 रुपया अन्य खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन प्रकाशित किया है कि अगर किसी भी ग्राहक को किसी प्रकार के अनाधिकृत निकासी होती है उसके बैंक खाते से, तो 3 दिन के अंदर अगर सूचित कर दिया जाता है तो वो
शून्य देयता होगी और बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बैंक ने यह कहकर उसका कि आपने OTP साझा किया होगा कह के उसको पैसे देने से इनकार कर दिया था, रिफंड नहीं दिया। उपभोक्ता आयोग ने इस पे फैसला दिया है कि उसका 20,000 रुपये वापस करेगा और 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति का भी उसको देने का आदेशित किया है। 45 दिन में अगर ये राशि नहीं देते हैं तो 9% ब्याज के साथ देने का आदेशित किया है। बिलासपुर महिला संबंधित विवादों के निपटारे को लेकर आज गुरुवार को बिलासपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक की उपस्थिति में सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान आयोग में दायर कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कई मामलों का त्वरित निपटारा करते हुए समझौते भी कराए गए। सुनवाई के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए किरणमयी नायक ने बताया कि कुछ मामलों में गंभीर सामाजिक और कानूनी पहलू सामने आए हैं। एक मामले में एक महिला को 3 साल से वेतन नहीं मिला था, जिसका प्रकरण महिला आयोग में चल रहा था, जिसका पूरे 30 महीने का वेतन उन्हें एक साथ दिया गया। वहीं एक और मामले में 2 महीने से गर्भवती महिला अपनी मायके में रह रही थी, जिसका बच्चा आज 8 महीने का हो चुका है, जिन्हें समझाइश दे दी गई है और उन्होंने सुलह करने का सोचा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने रायपुर ट्रांसफर किए गए अन्य लंबित प्रकरणों की जानकारी भी दी और कहा कि वे जल्द ही वहां पर सुनवाई के लिए तय की जाएंगी। ये बिलासपुर में आज हम यहाँ पर लगभग 25 मामले सुनवाई के लिए लेकर आए थे, जिसमें से अभी तक 9 प्रकरण नस्तीबद्ध हो गए हैं और कुछ मामले कॉम्प्रोमाइज के लिए भी समझाइश दी गई है, सुलह के लिए समय मांगा है। वो 2 महीने की जब गर्भवती थी तब से अपने मायके में थी और बच्चा 8-9 महीने का हो चुका है, परंतु उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आज हमने आयोग के तरफ से वकील और जिला विधिक सहायता के वकीलों को समझाइश दे करके उनको समझाने का काम किया है। उनके सुलह का कुछ असर हुआ है तो लड़की पक्ष जो है अपने परिवार में सलाह करना चाहते हैं और सुलह के लिए समय चाहते हैं और आज फिर अनावेदक पक्ष ने पहली बार अपने बच्चे को लिया, प्यार दुलार किया और इस माध्यम से उनके बीच एक सुलह का रास्ता खुला है। तो ये हमारी कोशिश होती है आयोग के द्वारा कि हम जितने ज़्यादा परिवार जोड़ सकें और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ माता पिता को सुलह करना ही चाहिए, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आयोग हर ऐसी पीड़िता के साथ खड़ा है जो उत्पीड़न का शिकार है। आयोग का उद्देश्य है कि हर महिला को न्याय मिले और वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। महिला उत्पीड़न की किसी भी घटना को आयोग गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करता है। किरणमयी नायक ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में डरे नहीं, बल्कि बेझिझक आयोग से संपर्क करें। महिला आयोग उनके साथ न्याय की लड़ाई में हर कदम पर साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मस्तूरी ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी CS नौरके पर शिक्षक से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिक्षक संतोष कुमार साहू को उनके मेडिकल खर्च के रूप में 1,87,459 स्वीकृत किए गए थे, लेकिन नौरके ने इस भुगतान को जारी करने के लिए खुलेआम 10% कमीशन की मांग की। वायरल ऑडियो में नौरके की आवाज साफ सुनी जा सकती है, जिसमें वह भुगतान चाहिए तो 10% देना पड़ेगा कहता है। शिक्षक के रिश्वत देने से इनकार करने के बाद उसकी फाइल रोक दी गई, जबकि बाकी सभी शिक्षकों को 15 जुलाई को भुगतान कर दिया गया। इस विवाद के बढ़ने और शिकायत के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
टंडन के हस्तक्षेप से शिक्षक को भुगतान तो मिल गया, लेकिन अब रिश्वतखोरी का ऑडियो सामने आने से पूरा शिक्षा विभाग हिल गया है। यह मामला 10 अगस्त को भी सामने आया था, जब जिला शिक्षा अधिकारी तांडे ने नॉर्के से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन 10 दिन बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब ऑडियो के रूप में ठोस सबूत मौजूद हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारी इस कर्मचारी को बचा रहे हैं या ईमानदार शिक्षकों को दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की साख अब दांव पर लगी है और सभी की निगाहें जिला शिक्षा अधिकारी पर टिकी है कि वे नॉर्के पर तत्काल कार्रवाई करेंगे या नहीं। बिलासपुर में प्रशासन के फैसले ने इस बार विसर्जन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक पचरी घाट के बजाय तोरवा छठ घाट में विसर्जन का फरमान सुनाए जाने के बाद जूना बिलासपुर के लोग भड़क उठे हैं। बुधवार से स्थानीय नागरिकों ने रात्रिकालीन अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चोगा लगाकर तंबू तान दिया गया है और जोरदार नारेबाजी हो रही है। धरने में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे तक शामिल है। नागरिकों का कहना है कि पिछले 50 से 60 साल से गौरा गौरी, भोजली, गणेश और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन यही पचरी घाट में होता आया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक स्थल की अनदेखी पर उन्हें गहरी आपत्ति है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ टेंट लगा के यहाँ उन्होंने कर्मचारी लोग को बैठा दिया था, ना यहाँ कोई क्रेन की व्यवस्था थी। हमारा सबसे बड़ा मांग ये है कि घाट को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, जहाँ पर गाड़ियाँ आराम से आ जाए। एक रैंप बनाया जाए जहाँ से गाड़ियाँ नीचे घाट तक नीचे उतरे, और जो सीढ़ी अव्यवस्थित है यहाँ पर, कोई 2.5 फीट का है, कोई 2 फीट का है, जिससे बड़े बुजुर्ग महिलाएं लोगों को चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो चढ़ी उतर नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा यही मांग है कि यहाँ का घाट को व्यवस्थित किया जाए और मूर्तियाँ जो छठ घाट लेके प्रशासन ने जो इस बार कहा था, वो सारी मूर्तियाँ, दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ विसर्जन हमारे पचरी घाट में हो। भाई दुर्गा यहीं पे होना चाहिए। अभी गणेश जी को वहाँ ले गए, बड़े बड़े गणेश जी को यहाँ कहाँ लाए हैं? एकदम सुना सुना हो गया, दुकान वकान पूरा सब। तो भाई हम लोग को विनती है, यहीं पे यानी दुर्गा विसर्जन का स्थल बनाइए। आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ आए यानी 55 से ज़्यादा हो गया। यही विसर्जन जब से यहाँ पे दुर्गा बैठ रही है, गणेश दुर्गा सब, तो यही विसर्जन यही होता है। ये पहली बार है? भोजली, जमारा, गौरा, हर चीज़ यहाँ होता था। क्या मांग है? भाई घाट बनना चाहिए, यही होना चाहिए। दुर्गा, गणेश और भोजली सब चीज़ यही होना चाहिए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि निर्णय किसी साजिश के तहत लिया गया है। उनका कहना है कि प्रशासन पचरी घाट को व्यवस्थित कर यहाँ ही विसर्जन की व्यवस्थाएं बनाए और घाट का उन्नयन करे। चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के उर्तुम ग्राम पंचायत में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। गौरहा परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक उत्साह के बीच भक्ति, संगीत और कथा वाचन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित पंकज भूषण मिश्र की संगीतमय शैली में कथा का वाचन कर रहे हैं। 10 सितंबर को रुक्मणी विवाह प्रसंग का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं और बुजुर्गों सहित बच्चे भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भक्ति गीतों और जयकारों के बीच वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालु कथा के दिव्य प्रसंगों में ऐसे डूबे कि पूरा पंडाल आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। मेरे स्वर्गीय पिता श्री राघव वल्लभ गौरहा जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 5 सितंबर से प्रारंभ है और 12 सितंबर तक होना है। कलश यात्रा के दिन ही 8-10 गांव के आसपास के और हमारे ब्राह्मण सब गौरहा परिवार, जिसको हम लोग गौरहा परिवार रतनपुर राज्य बोलते हैं, वहाँ के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। आज भी अधिकांश सदस्य आए हैं और श्रवण पान कर रहे हैं कथा का पंडित पंकज भूषण मिश्रा जी द्वारा। ये हमारे स्वर्गीय चाचा जी के मोक्ष प्राप्ति के लिए ये भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ये वर्णित है कि भागवत कथा जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का जो स्वर्गीय हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और उनको बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग था, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया संगीतमय
आदरणीय पंडित जी ने कथा का रसपान कराया, जिसमें आज महिला समाज बहुत ज़्यादा उपस्थित हुए हैं। गौरहा परिवार ने बताया कि ये आयोजन स्वर्गीय राघव वल्लभ गौरहा जी और स्वर्गीय गोदावरी गौरहा जी की स्मृति में किया गया है। परिवारजनों का कहना है कि आत्मा की शांति और पुण्य लाभ के लिए भागवत कथा सर्वोत्तम मार्ग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कथा के श्रवण मात्र से 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ रतनपुर बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। गौरहा परिवार की सक्रिय भागीदारी और श्रद्धालुओं की आस्था ने इस आयोजन को और भी भव्य और यादगार बना दिया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।